Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the topic of respiratory surfaces in animals, in which we further discuss the details about Hydra, earthworm, and cockroach. So, if you are new on this channel, you may subscribe this channel for upcoming videos related to Sargoda Board outlines as well as Federal Board. इस लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले ये डिस्कशन करनी है कि रेस्पिरेटरी सर्फेसेस होते कौन से हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और फिर हम स्पेशली डिटेल में जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो हाइड्रा, अर्थवर्म और कॉकरोच की है, एज़ वेल एज़ इनके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि सरगोदा बोर्ड बायोलॉजी के पेपर में आती हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर फर्स्ट। सबसे पहले हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि रेस्पिरेटरी सर्फेसेस जो हैं वो क्या चीज़ होती है। रेस्पिरेटरी सरफेस का मतलब है एक ऐसा सरफेस जिसके अक्रॉस गैसेस एक्सचेंज होती है, उसको हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। द सरफेस अक्रॉस विच गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इज़ नोन एज रेस्पिरेटरी सर्फेसेस। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी सरफेस जो है उसकी 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं प्रेजेंट होती हैं, यानी इनका होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो एक सरफेस जो है एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस काम करता है। तो सबसे पहली चीज़ है लार्ज सरफेस एरिया एंड मॉइस्चर, यानी हम ये कहते हैं कि जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि लार्ज होना चाहिए। ठीक है, यानी काफ़ी ज़्यादा लार्ज होगा और फिर वो मॉइस्चराइज भी होना चाहिए ताकि उसके अक्रॉस जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो आसानी से हो सके। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लैंड वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो लंग्स काफ़ी लार्ज सरफेस एरिया और मॉइस्चराइज्ड होते हैं। इसी तरह फिशेस में गिल्स काफ़ी लार्ज सरफेस एरिया होता है, मॉइस्चराइज्ड होते हैं। सो वो एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस काम करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है थिन एपिथेलियम, यानी जो डिस्टेंस होता है अक्रॉस द रेस्पिरेटरी सरफेस वो बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि इस डिफरेंस के अक्रॉस गैसेस एक्सचेंज हो रही है, यानी यहाँ से गैसेस बाहर जाएंगी, वहाँ से अंदर आएंगी। सो ये जो सरफेस है उसको बहुत थिन एपिथेलियम का होना चाहिए। नॉर्मली जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है वो एपिथेलियम क्या है, ओनली 2 सेल थिक। ठीक है, तो ये काफ़ी आसानी से जो है ना गैसेस एक्सचेंज करवा सकता है क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। फिर हम बात करते हैं वेंटिलेशन के हवाले से। सो वेंटिलेशन क्या होती है कि यही जो गैसेस एक्सचेंज है इसी को हम वेंटिलेशन भी कह रहे होते हैं। तो ये जो है ना वेंटिलेशन तभी पॉसिबल हो सकती है जब एक स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो। अब ग्रेडियंट क्या चीज़ होती है? ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस इन कंसंट्रेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, के 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है कंसंट्रेशन का, कि एक जगह मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है और दूसरी तरफ बहुत कम होती है। दैट्स वाई क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जो है मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, जिसको हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये चीज़ होती है डिफ्यूजन ग्रेडियंट। यहाँ पर एक वर्ड है स्टीप। स्टीप का मतलब है क्लियर कट। ठीक है, कि एक तरफ फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 90 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के और दूसरी तरफ जो हैं वो 20 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के। सो ऑब्वियसली ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेगी, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। इसको हम कहते हैं स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट, यानी क्लियर कट डिफरेंस होगा तभी आसानी से डिफ्यूजन जो है वो पॉसिबल हो सकेगी। सो ये जो डिफ्यूजन ग्रेडियंट है ये काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए ताकि आसानी से गैसेस डिफ्यूज़ हो सकें। थर्ड पॉइंट इसके अंदर हमारे पास जो है ये वेंटिलेशन का था। इसके अलावा हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि जो बेसिकली ये कैपिलरी नेटवर्क होता है ये किस तरह से इनके अंदर जो है वो पॉसिबल हो सकता है। रेस्पिरेशन तभी पॉसिबल होगी जब रेस्पिरेटरी सरफेस के पास कैपिलरी नेटवर्क काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में होगा, जिसके अंदर ब्लड फ्लो करेगा, तभी आसानी से जो है ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड के अंदर एंटर हो सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो ब्लड से बाहर मूव करेगी। इस चीज़ को हम गैसेस एक्सचेंज कह रहे थे। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब रेस्पिरेटरी सरफेस का जो कैपिलरी नेटवर्क है वो काफ़ी लार्ज होना चाहिए, ताकि एक डिफ्यूजन ग्रेडियंट बड़ी आसानी से मेंटेन किया जा सके और रैपिड गैसेस की या ऑक्सीजन की डिफ्यूजन हो सके। सो ये था रेस्पिरेटरी सरफेस और उसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहली बात कि उसका सरफेस एरिया लार्ज और मॉइस्चराइज होना चाहिए, उसकी एपिथेलियम थिन होनी चाहिए, आसानी से जो है वेंटिलेशन के लिए ग्रेडियंट होना चाहिए,
और उसके नीचे कैपिलरी नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए ताकि आसानी से जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो सके और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक दूसरे के साथ जो है वो एक्सचेंज किया जा सके। सो हमने कुछ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स डिस्कस करने हैं, लेकिन जहाँ पर जो आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस का टॉपिक है, यहाँ से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस प्रेजेंट इन एनिमल्स। Write the properties of respiratory surfaces present in animals. इसके बाद हमारा जो है इम्पॉर्टेंट एक एनिमल है जिसको हम हाइड्रा कहते हैं। जैसे आपको ये सामने डायग्राम भी नज़र आ रही है। हाइड्रा के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि ये नाइडेरियन में आता है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म में आते हैं। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन के ऑक्सीजन को लेना और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये जनरल बॉडी सरफेस से होता है, क्योंकि वो हर वक्त वाटर के कांटेक्ट में होती है। सो ये जो गैसेस एक्सचेंज है ये बेसिकली करता कौन है, ये सेल की लाइनिंग है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये बाहर वाली क्या है, जनरल बॉडी सरफेस, लेकिन ये अंदर की अगर आप देखते हैं तो ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी की लाइनिंग होती है। तो जब वाटर यहाँ से आता है, ठीक है, या यहाँ से कांटेक्ट करता है, तो क्या होता है डायरेक्टली कि ये जो सेल्स होती हैं अंदर के जो गैस्ट्रोडर्मल सेल्स हैं ये ऑक्सीजन लेती हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जो है रिमूव कर देते हैं। जैसे यहाँ से भी एरो में आपको दिखाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी अंदर ज़्यादा है, ठीक है। सो क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो अंदर की तरफ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, बाहर की तरफ आ रही है। इसी तरह वेस्ट मटेरियल यानी अमोनिया भी बाहर की तरफ आ रहा है। सो वाटर बेसिकली इन्वॉल्व होता है इस गैशियस एक्सचेंज के अंदर कि वाटर फूड के साथ जो है जाता है और फिर अनडाइजेस्टेड मैटर के साथ जो है वो बाहर आ जाता है। इसी दौरान गैशियस एक्सचेंज होता है जब पानी अंदर की तरफ जा रहा होता है। और यही जो एंट्रीरोन यानी कि गट की जो लाइनिंग है इसको एक एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सरफेस बनाता है, यानी इसकी स्किन को। तो यहाँ पे चारों बातें पूरी हो रही हैं। पहली बात क्या है कि लार्ज सरफेस एरिया है, ठीक है। दूसरी बात थिन एपिथेलियम है। तीसरी बात कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी एस्टैब्लिश करता है। और चौथी बात कैपिलरी नेटवर्क। ऑल दो कैपिलरी नेटवर्क नहीं है, लेकिन गैस्ट्रोडर्मल के जो सेल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें हैं, तो आसानी से जो है ये ग्रेडियंट एस्टैब्लिश किया जाता है और यहाँ पर जो है गैशियस एक्सचेंज को पॉसिबल किया जाता है। यहाँ से जो आपको इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज़ हाउ गैशियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन हाइड्रा। हाउ गैशियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन हाइड्रा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा एक एनिमल है दैट इज़ अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म क्या चीज़ है कि ये ठीक है कॉम्प्लेक्स है हाइड्रा से, लेकिन अर्थवॉर्म भी एक इनवर्टिब्रेट है। सो इसमें भी कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन मौजूद नहीं होता। रेस्पिरेशन जो है वो जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी स्किन के थ्रू ही होती है, क्योंकि स्किन जो है वो रिचली सप्लाइड होती है ब्लड कैपिलरीज़ के थ्रू। और इसकी बॉडी की जो लेयर होती है एपिडर्मस, तो एपिडर्मल के म्यूकल ग्लैंड सेक्रीशन करते हैं जिससे सारी जो एपिडर्मिस है वो मॉइस्चराइज्ड रहती है। और सिलोमिक फ्लूइड भी इसके अंदर आ रहा होता है डॉर्सल पोर से, यानी बॉडी के डॉर्सल पोर से सिलोमिक फ्लूइड भी यहाँ पे स्किन के नीचे से फ्लो कर रहा होता है। सो आसानी से एक तो सर्फेस एरिया लार्ज हो गया, दूसरा रिचली सप्लाइड ब्लड कैपिलरी से, तीसरा क्या मॉइस्चराइज भी रहता है और थिन भी होता है। सो वेंटिलेशन के लिए आसानी से ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो जाता है। सो ऑक्सीजन आसानी से डिज़ोल्व हो जाती है ईस्ट वेस्ट सरफेस के अक्रॉस। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम अगर थोड़ा सा डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं, तो होता क्या है कि ये आपको बॉडी की जो है आउटर लेयर नज़र आ रही है जिसको हम नाम दे रहे हैं कि ये क्या है, एपिडर्मिस है, ठीक है जी। इसके बाहर जो है वो म्यूकस की लेयर जो होती है ना वो इस तरह से एपिडर्मिस के ऊपर जो है मौजूद होती है क्यूटिन की लेयर। और बॉडी के अंदर की तरफ जो है ना वो म्यूकस की लेयर होती है जिसने इसको अंदर से सारा मॉइस्चराइज कर रखा है। और इसके साथ ही जो होती है ना ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब होता क्या है कि एयर जो है वो जैसे ही एंटर होगी, ठीक है, तो एयर क्या होता है कि जिस तरह से भी हम कहते हैं कि एयर यहाँ से फॉर एग्जांपल एंटर हो रही है तो वो क्यूटिकल के कांटेक्ट में आएगी जो पहले ही वेट सरफेस क्रिएट कर चुकी होती है, फिर वो एपिडर्मल सेल से गुजरेगी यहाँ से, फिर उसके बाद वो इनकी तरफ आएगी नीचे की म्यूकस लेयर से। सारा ही रीजन क्योंकि मॉइस्चराइज है तो आसानी से अंदर आ जाएगी, फिर कैपिलरीज़ के साथ जो है ये कांटेक्ट करेगी ताकि गैसेस एक्सचेंज कर सके। होगा क्या, हम देख लेते हैं कि जैसे ही यहाँ पे जो है
ब्लड में ऑक्सीजन आएगी तो ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगी। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये जैसे ही टिश्यूज़ की तरफ जाएगी, अब टिश्यूज़ में क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। सो इसलिए क्या होता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये टिश्यू लेवल पर ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देती है। यानी नॉर्मली क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जब कंबाइन करती है ऑक्सीजन के साथ तो इस तरह से वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है। लेकिन टिश्यू लेवल पर क्या होता है कि ये जो है ना इस तरह से ऑक्सीजन को ब्रेक करके ख़ुद से और क्या करती है, ऑक्सीजन रिलीज़ कर देती है। तो ये ऑक्सीजन किधर चले जाएगी, टिश्यू के पास, जिसको उसने यूटिलाइज़ करना है। और इसी चीज़ को हम नाम क्या देते हैं, गैशियस एक्सचेंज का। अर्थवॉर्म के केस में हम कहते हैं कि इनका जो ब्लड होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता टिश्यूज़ के, तो इसलिए गैशियस एक्सचेंज जो होती है वो ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज है वो बॉडी फ्लूइड यानी ब्लड या फिर सिलोमिक फ्लूइड आसानी से करवा सकता है और आसानी से गैशियस एक्सचेंज करवा सकता है। तो इसके ऑपोजिट तरीका यानी इससे उलट काम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिमूव कर ली जाएगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर ली जाएगी और वहाँ पे फिर वो स्किन के थ्रू जो है बॉडी से एक्सक्रीट कर दी जाएगी, यानी प्लाज्मा के थ्रू, स्किन के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दी जाएगी। सो अर्थ फॉर्म के अंदर जो है गैशियस एक्सचेंज इस तरह से होती है। यहाँ से आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं आता अर्थ फॉर्म के टॉपिक से, लेकिन मैं आपको एक बात याद करवा दूँ कि अर्थ फॉर्म का जो टॉपिक है ये MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपने इस टॉपिक की जो प्रिपरेशन करनी है वो MCQs के हवाले से करनी है कि यहाँ से आपके MCQs हो जाएंगे। इसके अलावा इस डायग्राम को आपने केयरफुली समझना है, इन चारों स्टेप्स को आसानी से समझ आ जाएगी आपको। मैं आपके लिए दोबारा इसको रिपीट भी कर देती हूँ कि ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होती है आउटर सेल ऑफ स्किन से, फिर वॉल ऑफ कैपिलरी से ब्लड में जाती है, ब्लड में जाके ये कंबाइन करती है हीमोग्लोबिन से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मदद से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही टिश्यू में जाती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से पिक आउट किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, सो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट हमारा पॉइंट आता है वो आता है कॉकरोच के हवाले से कि कॉकरोच जो है इसके अंदर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। तो प्रोसेस यहाँ पे काफ़ी स्पेशलाइज्ड है क्योंकि रेस्पिरेटरी सर्विसेज जो होती हैं ये स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सर्विसेज हैं जो कि कॉकरोच के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इनमें एक ब्रांचिंग सिस्टम होता है जिनको हम नाम देते हैं ट्रैकिया का, दैट इज़ काइटिन लाइन्ड। अगर आप सामने यहाँ पे डायग्राम देखें तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये ओरिजिनल बॉडी का सेगमेंट है और ये इसकी एक थोड़ी सी आसान आप कह सकते हैं डायग्राम आपको दिखाई गई है। अब ये जो आपको यहाँ पे ओपनिंग नज़र आ रही है, सॉरी, यहाँ पे सेंटर में जो आपको ओपनिंग नज़र आ रही है इसको हम नाम दे रहे हैं स्पाइरेकल का। ये ट्रैकिया हो गई, फिर उसके बाद ये काइटिनस लाइन होती है यानी काइटिन सारी इसको सराउंड करती है ताकि ये हो जाए, और यहाँ इसको हम नाम देते हैं ट्रैकियोल का और ये है बॉडी टिश्यू। तो यानी कि स्पाइरेकल, फिर ट्रैकिया की ट्यूब जो आगे डिवाइड करके ट्रैकियोल बनाती है और फाइनली बॉडी के टिश्यू तक जो है वो पहुँच जाती है ऑक्सीजन। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ऊपर कि ये बेसिकली होता क्या है ट्रैकियल सिस्टम। ये एक ब्रांचिंग सिस्टम है जिसमें ट्रैकिया जिसको कहते हैं और ये काइटिन लाइन्ड होता है। मेन ट्रैकियल ट्रंक आउटसाइड से यानी बॉडी के बाहर से कैसे कनेक्टेड होता है, यानी इन्वायरमेंट के साथ कैसे कांटेक्ट करता है कि इसमें टोटल एक्सटीरियर यानी बॉडी के बाहर की तरफ जो है यानी आपको बाहर नज़र आती हैं एक्सटर्नल सरफेस पर जो है 10 पेयर्स ऑफ अपर्चर जिन छोटी छोटी ओपनिंग्स होते हैं जिनको स्पाइरिकल्स कहते हैं। स्पाइरिकल्स बॉडी की लेटरल साइड यानी लेफ़्ट और राइट साइड पर मौजूद होंगी। 2 पेयर इनके थॉरेक्स में होते हैं यानी 2 जो पेयर होंगे, लेफ़्ट और राइट करके 1 पेयर और लेफ़्ट और राइट करके 2 पेयर। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये थोरेसिक रीजन में होगा ऊपर वाले हिस्से में, और फिर बाकी जो 8 पेयर्स हैं ये हर एक एब्डोमिनल सेक्शन में होंगे क्योंकि कॉकरोच के अंदर टोटल 8 एब्डोमिनल सेक्शंस होते हैं तो हर एक सेक्शन में 1 पेयर होगा। ठीक है, टोटल 10 हो गए जिसमें से हमने कहा है कि 2 पहले वाले हिस्सों में होंगे और बाकी जो है ये इस 8 डॉर्सल वाले हिस्से के अंदर जो है मेंटेन होंगे, हर एक हिस्से में 1 पेयर होगा। अब जो मेन ट्रैकिया होती है ये डिवाइड और सब डिवाइड करती है और एक फाइन सिस्टम बनाती है ट्यूब्स का जिसको हम ट्रैकियोल्स कहते हैं। ट्रैकियोल्स एंड होती हैं ब्लाइंड एंडेड फ्लूइड में जो डायरेक्टली बॉडी से कांटेक्ट कर रहा होता है गैशियस एक्सचेंज वहाँ पे करवा देता है। ये जो ऑर्गन्स हैं ये सराउंड करते हैं टिश्यूज़ को, डायरेक्टली ऑक्सीजन वहाँ तक जाती है लिविंग सेल तक। ठीक है, एक स्टीप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन किया जाता है स्पाइरिक्यूलर ओपनिंग और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ ताकि एयर जो है वो अंदर की तरफ आए, और अंदर की तरफ जैसे ही एयर की मूवमेंट होती है यानी
स्पाइरिकल से होके वो ट्रैकियल ट्रंक में आता है, तो फिर आगे वो गैशियस एक्सचेंज जो है बड़ी आसानी से इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के थ्रू कर सकती है कि एयर जो है वो सबसे पहले इस स्पाइरिकल में एंटर होगी, फिर उसके बाद जो है यहाँ से ट्रैकिया में चली जाएगी, ट्रैकिया से आगे ट्रैकियोल में जाएगी और फिर बॉडी टिश्यू तक डायरेक्टली डिलीवर कर दी जाएगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट डिलीवरी होती है। अब होता क्या है, ये मैकेनिज़्म होता कुछ इस तरह से है कि जैसे हम कहते हैं कि सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि जो एब्डोमिनल नीचे के 8 हिस्से होते हैं ना, नीचे के जो 8 पेयर होते हैं, ये क्या होते हैं, क्या करते हैं कि ये एक्सपेंड कर जाएंगे और ऊपर के 4 पेयर्स जो होंगे वो ओपन होंगे। जब नीचे से फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि हम ये कहते हैं कि ये कॉकरोच की थोरैसिक रीजन है, ठीक है, और ये क्या है, इसका नीचे से एब्डोमिनल जो है ना रीजन है। 1 और 2 करके 1 और 2 टोटल कितने हो गए, 2 पेयर हो गए बाय, ठीक है। और पे स्पाइरिकल्स कितनी हैं टोटल, 4 स्पाइरिकल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे बाकी कितने, 8 पेयर बनाने थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, 3 2 5 6 7 और 8 पेयर बन गए, ठीक है। अब हमने ये कहा है कि अगर आप ये कंसिडर करती हैं कि जब ये नीचे वाले जो पेयर्स होती हैं, ठीक है, ये एक्सपेंड करेंगे तो बॉडी बाहर की तरफ यानी मूव करेगी, नीचे क्या है, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगी। ऊपर वाले 4 ओपन हैं अभी, ठीक है। पहले 4 जो ओपन हैं तो एयर जो है यहाँ से अंदर की तरफ एंटर हो जाएगी, ठीक है। एयर जब अंदर की तरफ एंटर हो जाएगी तो ये सारा रीजन क्या है, एयर से फिल कर जाएगा। अब ये जो थोरैसिक रीजन एयर से फिल कर जाएगा तो ये इसको हम नाम देते हैं इंस्पायरेशन का, और इसी दौरान बॉडी में गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो ऊपर वाले 4 हैं ये हो जाते हैं क्लोज़, ठीक है, ये क्लोज़ हो जाते हैं और नीचे वाले जो होते हैं ये ओपन हो जाते हैं। जब ये ओपन हो जाएंगे तो एयर क्या करेगी, बाहर की तरफ जो है वो मूव कर जाएगी, ठीक है। तो ये एक हमारा जो है ना पूरा यहाँ पे हम कहते हैं कि प्रोसीजर होता है इनकी मूवमेंट्स का, यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के हवाले से हमने ये बात की है कि ये ऑर्गेनिज़म जो हैं एयर को इस तरह से मूव करवाते हैं कि ऊपर से एंटर होती है एयर और नीचे से क्या करती है कि एयर बाहर की तरफ चली जाती है। सो यानी कि पहले हमने ये बात की है कि एयर क्या करेगी, इंस्पायरेशन में ऊपर से अंदर आ जाएगी, सारी जगह फिल कर देगी और गैसेस एक्सचेंज भी हो जाएगा। फिर ऊपर वाला हिस्सा क्लोज हो जाएगा, नीचे वाला ओपन होगा और ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारी एयर जो है बाहर हो जाएगी। तो इस तरह का जो रास्ता है इसको हम इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन कहते हैं, जो कॉकरोच के अंदर होता है, ठीक है। और ये आपने याद रखना है कि ये जो ब्लड है जहाँ पे ये गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होता। जो इंसेक्ट्स होते हैं फॉर एग्जांपल कॉकरोच, इनके अंदर बाकायदा से एक पूरा रेस्पिरेटरी जो है ना टिश्यू काम करता है, एक रेस्पिरेटरी सरफेस काम करता है जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है। और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कि ट्रैकिया जो है इनकी बॉडी में किस तरह से जो है ना एस्टैब्लिश होता है। लेट्स से हम कहते हैं कि ये जो बॉडी है फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉकरोच की है, ठीक है जी। अब कॉकरोच की बॉडी है तो ये हमारे पास जो है ना ओपनिंग्स हैं सारी, यहाँ पे हम ओपनिंग्स जो हैं बना लेते हैं अपनी। तो ये हमारे पास सेगमेंट हो गया पूरा। अब हमने कहा है कि ट्रैकियोल जो है ना वो किस तरह से इसमें मौजूद होता है। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसको हमने नाम दिया स्पाइरिकल। अब ये थोड़ा सा बाहर हो गया है ताकि आपको सही समझ आए कि ये ओपनिंग की हम बात कर रहे हैं और ओपनिंग ये बाहर की तरफ खुल जाती है। जैसे एक कॉकरोच है उसका माउथ है ना वो बाहर की तरफ ही खुलेगा, यानी वो ओपन करेगा तो इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में आ जाएगा। तो ये स्पाइरिकल है और अंदर जो है ना एक पूरी रॉड की तरह का स्ट्रक्चर जिसको हम ट्रैकिया कह रहे हैं। ट्रैकिया फिर आगे इस तरह से जो है ना ये डिवाइड कर जाती है, फर्दर बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में आगे जो है ना डिवाइड करते जाती है। तो इसको हम नाम देते हैं ट्रैकियोल का। फॉर एग्जांपल ये बॉडी टिश्यू है तो उसको फिर आगे ऑक्सीजन ट्रांसफ़र हो जाती है। ये स्पाइरिकल हो गई, ये ट्रैकिया हो गया, ये ट्रैकियोल हो गई, ये बॉडी टिश्यू हो गया। तो इस तरह से ये कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे ब्लड का कोई भी रोल नहीं है, ब्लड गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होता। सो यहाँ से जो आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, नंबर 1, व्हाट आर स्पाइरिकल्स, गिव देयर फंक्शन, ठीक है। व्हाट आर स्पाइरिकल्स, गिव देयर फंक्शन। स्पाइरिकल होते क्या हैं, स्पाइरिकल्स बेसिकली एक ओपनिंग होती है कॉकरोच के अंदर। एक जो रेस्पिरेटरी सर्विस है वो बहुत ही एक्सटेंसिव और एडवांस्ड होता है, स्पेशलाइज्ड होता है, जिसकी ओपनिंग होती है स्पाइरिकल, ठीक है। स्पाइरिकल के टोटल 10 पेयर्स होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं थोरैसिक रीजन में और 6 पेयर होते हैं 8 पेयर्स होती हैं एब्डोमिनल रीजन में।
और ये इन्वॉल्व इनका मेन फंक्शन ये है कि ये गैसेस एक्सचेंज इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। बस ये इसका आंसर बन जाएगा। फिर सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको आता है, व्हाट आर स्पायरिकल, हाउ मैनी पेयर्स आर प्रेजेंट इन कॉकरोच। तो वही चीज़ थोड़ी सी आपने चेंज करके लिख देनी है कि स्पायरिकल होते क्या हैं और कितने पेयर्स होते हैं कॉकरोच में। तो आपने जस्ट ये लिखना है कि कॉकरोच में स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है रेस्पिरेशन के लिए, जिसको ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। उसकी जो ओपनिंग है एनवायरनमेंट से कांटेक्ट करने के लिए वो होती है स्पायरिकल। ये टोटल जो होते हैं 10 पेयर्स होते हैं, 2 पेयर थोरेसिक रीजन में और 8 पेयर्स होती हैं ये एब्डोमिनल रीजन में। बस ये आपने इसमें मेंशन कर देना थोड़ा सा, ठीक है। सो ये टॉपिक था हमारा जो है रेस्पिरेशन के हवाले से, जिसमें मैं आपको अगेन रिकॉल करवा देती हूँ कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया है रेस्पिरेटरी सर्फेसिस को और एसोसिएटेड शॉर्ट क्वेश्चन, फिर हाइड्रा हो गया, फिर अर्थवॉर्म आपका एमसीक्यूज़ के लिए, और कॉकरोच जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। और साथ जब आप कॉकरोच का सिस्टम लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो आपने जो है जो ये वाली डायग्राम है उसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपने बाकायदा मेंशन करना है कि ये स्पायरेकल होती है, फिर ये ट्रैकिया है, ये कार्टियन रॉड है, ये ट्रैकियोल्स है, ये बॉडी टिश्यू है, ठीक है, इस तरह से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है, ताकि आप आसानी से जो है इसको दिखा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जब लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपको ड्रॉ करना पड़ेगा डायग्राम, और हाइड्रा के साथ आपने इस डायग्राम की प्रैक्टिस लाजमी करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली जब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको बना के दिखानी पड़ेगी कि आपने थ्योरी में किस तरह से ये चीज़ एक्सप्लेन की है। होपफुली कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा और आपने क्वेश्चंस भी नोट कर लिए होंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो यू मे लाइक इट, आप लाइक किया करें वीडियोस को, क्योंकि अगर आप वीडियोस को लाइक करते रहते हैं तो एनकरेजमेंट मिलती है, तो और अच्छे अच्छे लेक्चर्स अपलोड करने और आपके लिए और ज़्यादा हार्ड वर्क करने का दिल करता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। इट्स हार्डली 2 to 3 सेकेंड इसमें लगते हैं लाइक करने में, सो ज़रूर लाइक किया करें, अप्रिशिएट किया करें और अपनी इन्वायरमेंट के अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट किया करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।